29 अप्रैल 2021 जिस वक्त देश में कोरोना की इस तथाकथित सेकेंड वेव की लगभग पीक चल रही थी, तो मैंने सोशल मीडिया पर एक कमेंट किया था कि जिस तीव्रता से मात्र 10-15 दिन में कोरोना ने देश में घातक रूप लिया, मुझे शक है कि हम पर किसी ने बायो वीपन छोड़ा है, यानी जैविक हथियारों से हमला किया गया है। कई लोगों ने मेरे उस कमेंट का समर्थन भी किया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरा ये कहकर विरोध करना शुरू कर दिया कि मैं किसी प्रकार से सरकार के बचाव का प्रयास कर रहा हूं। मैं ऐसे सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस पोस्ट के ठीक एक दिन पहले यानी 28 अप्रैल को मैंने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें न केवल सरकार की हर नाकामी का निष्पक्षता व दृढ़ता से मैंने उल्लेख किया था, बल्कि अब इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए कि भैया समस्या तो आ गई, अब इसका निपटारा कैसे किया जाए, उसके सकारात्मक सुझावों की अपील भी की थी। आप वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो के साथ भी मैं उसकी लिंक जो है वो अटैच कर रहा हूं। पर आज अब स्थितियां कुछ हद तक नॉर्मल हो रही हैं, तो उस जैविक हमले वाले कमेंट पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आगे की बात करना जरूरी है। सोचिए, जरा दिमाग लगाकर सोचिए कि एक आम नागरिक के रूप में सोचिए, निष्पक्षता से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचिए। 5 या 10 अप्रैल 2021 तक देश में कोरोना इतने विकराल रूप में नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, ध्यान दीजिए, मात्र 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कोरोना ने 1.5 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या आपको नहीं लगता कि एकदम से कोई बम फटा और पूरे देश 15 दिन के अंदर धराशायी हो गया? ठीक है, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनकी भी एक भूमिका इसमें होगी, पर मेरा सवाल यह है कि दिल्ली में कौन से चुनाव हो रहे थे, महाराष्ट्र में कौन से चुनाव हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव जरूर हुए, पर यहाँ के शहरों में कौन सा चुनाव चल रहा था? हालत तो यहाँ के कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहरों की खराब हुई, गांवों की उतनी खराब नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिना किसी पूर्वाग्रह के ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अब ये मात्र मेरा शक नहीं है कि कोरोना की आड़ में हमारे दुश्मनों ने हम पर कोई जैविक हमला किया है, बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो इस शक को मजबूत आधार प्रदान करती हैं कि ये 15 दिनों में असाधारण तरह से फैलने वाली महामारी कोरोना मात्र नहीं हो सकती। इट सीम्स टू बी एन अटैक बाय सम बायो वीपन। आज उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ पूरी तथ्यात्मक समीक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। थोड़ा धैर्य से अंत तक ये वीडियो देखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी, आपका सहयोगी ओमेंद्र भारत। कोरोना आज पूरे राष्ट्र के समक्ष एक बहुत बड़े युद्ध के रूप में खड़ा है। किसी महामारी की वजह से पिछली बार ऐसी अफरा तफरी देश में लगभग 100 साल पहले यानी 1921 में और उसके पहले 1896 में देखी गई थी, प्लेग की वजह से, जिसमें तकरीबन 1.2 करोड़ लोग मरे थे, जबकि भारत की आबादी उस वक्त मात्र 30-35 करोड़ रही होगी। यानी आप कह सकते हैं कि पूरी आबादी का लगभग 4% हिस्सा साफ हो गया था। आज एक बार फिर से देश में एक महामारी की वजह से मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात खड़े हो गए, जो अब भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुए हैं। अभी भी हालत गंभीर है और कहा जा रहा है कि भैया कोई तीसरी वेव भी घातक रूप में आ सकती है। यानी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध हमारे सामने खड़ा है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि आज मात्र एक नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में सोचने की आवश्यकता है, और वो भी एक सजग योद्धा के रूप में। मेरा मानना है कि एक सजग योद्धा में 3 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जरा ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। नंबर 1, वो हर परिस्थिति में युद्ध के लिए तत्पर रहता है, यानी हालात कितने भी गंभीर हों वो हार नहीं मानता। नंबर 2, आत्म समीक्षा व सुधार को वो हमेशा तत्पर रहता है, अर्थात यदि पूर्व में उससे जाने अनजाने कोई गलती हो गई या उसके किसी निर्णय से कोई गलत परिणाम आ गया, तो वो अपने अहंकार को, अपने अहम को बीच में आड़े नहीं आने देता, बल्कि आत्म समीक्षा करके अपनी गलती को सुधारने को वो सदैव तत्पर रहता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि बिना किसी पूर्वाग्रह के
ध्यान से सुनिएगा, इसी पे पूरा वीडियो है आज, कि बिना किसी पूर्वाग्रह के दुश्मन के हर षड्यंत्र को तह तक समझने को वो तत्पर रहता है, क्योंकि कई बार जो दृश्य आपके सामने दिख रहा होता है वही पूर्ण सत्य नहीं होता, बल्कि पर्दे के पीछे बहुत सी संरचनाएं चल रही होती हैं। एक सजग योद्धा को इतना सक्षम होना चाहिए कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका भी वो बारीकी से साक्ष्यों के आधार पर सटीक आकलन कर सके, ताकि समस्या की जड़ पर वार करके हारते हुए युद्ध को भी अपने पक्ष में किया जा सके। जो पहले दो गुण मैंने बताए उन पर सैद्धांतिक रूप से मैं अपने पहले के वीडियोस में भी बात रख चुका हूं, तो आज उन पर बात न रखते हुए मैं सीधे योद्धा के तीसरे महत्वपूर्ण गुण पर आता हूं, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हमें पूरे मनोबल से ये युद्ध लड़ना भी है, और यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकारते हुए सुधारना भी है, पर हमें दुश्मन के हर संभावित षड्यंत्र का पर्दाफाश भी करना है। अब आपके समक्ष एक स्क्रीनशॉट आने वाला है, एक रिपोर्ट है जो 8 मई की है, जरा ध्यान से उसको देखिएगा। यह ऑस्ट्रेलिया का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, वीकेंड ऑस्ट्रेलियन। उसने शनिवार 8 मई को यह रिपोर्ट जारी की। उनके हाथ में चीन की प्रयोगशालाओं से लीक हुआ एक महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर लग गया। यह पेपर वर्ष 2015 का था, जिसे चीन के वैज्ञानिकों और वहां के पब्लिक हेल्थ अधिकारियों ने मिलकर तैयार किया था। खास बात यह है कि इस लेटर का टाइटल था द अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक बायो वीपन्स। ध्यान से जरा टाइटल को फिर से पढ़िए। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी सांस लेने की गंभीर समस्या के लक्षण देने वाला वायरस। और इस टाइटल का मतलब हुआ सार्स की अप्राकृतिक उत्पत्ति और जैविक हथियारों के रूप में मानव निर्मित विषाणुओं की नई प्रजातियां। कहने का मतलब यह है कि चीन के ये महत्वपूर्ण लोग, भैया वैज्ञानिक हुए, अधिकारी हुए, बड़े बड़े जो हेल्थ अधिकारी जो थे, वो महत्वपूर्ण लोग कोरोना के आने के लगभग 5 साल पहले यानी वर्ष 2015 में ये चर्चा कर रहे थे कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों के दम पर लड़ा जाएगा। पढ़िए जरा ध्यान से, जो ब्लू से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्या लिखा है इन्होंने, न्यू एरा ऑफ जेनेटिक वीपन्स। इन्होंने इस तरीके से इसको संबोधित किया है, यानी जैविक हथियारों का नया युग। ये जैविक हथियारों का नया युग तैयार करने का प्रयास 2015 में इन्होंने शुरू कर दिया था। उस पर डिस्कशन चल रहा था, ये इनके डिस्कशन का मुद्दा था 2015 में, जिसमें ये क्या करना चाह रहे थे वो आगे लिखा है, जरा ध्यान से पढ़िए। Artificially manipulated into an emerging human disease virus, then weaponized and unleashed in a way never seen before। जैसा पहले देखा ही ना गया हो, उसमें ये तब्दील करना चाह रहे थे, अर्थात कृत्रिम रूप से एक उभरते हुए मानव रोग के वायरस में हेरफेर किया जाए, फिर उसे हथियारबंद तरह से ऐसे इस्तेमाल करते हुए फैलाया जाए जैसा पहले कभी देखा ही न गया हो। चीन के वैज्ञानिक और पब्लिक हेल्थ अधिकारी 2015 में इन सारे षड्यंत्रों पर चर्चा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई? अगर आपके मन में कोई चोर नहीं था और आप मानवतावादी लोग हैं, जो कि हैं नहीं, तो अगर आपके मन में कोई चोर नहीं था और आप मानवतावादी हैं, तो ऐसे खतरनाक विषयों पर, जो पूरी मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है, ऐसे विषयों पर आप रिसर्च की प्लानिंग क्यों कर रहे थे भैया? इसी स्लाइड में आगे कुछ रेड बॉक्स में मैंने किया हुआ है, जरा उसे भी पढ़िए। पीटर जेनिंग्स हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी कि ASPI के। उन्होंने चीन की लैब से लीक हुई इस रिसर्च रिपोर्ट के संबंध में क्या कहा है, जरा ध्यान से पढ़िए। आई थिंक this is significant because it clearly shows that Chinese scientists were thinking about military application for different strains of the coronavirus and thinking about how it could be deployed। अर्थात मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट लीक हुई, मतलब उसके बारे में ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमारे हाथ में लग गई, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस के मिलिट्री उपयोग के लिए उसके विभिन्न स्ट्रेन्स पर काम करने की योजना बना रहे थे और सोच रहे थे कि इसे कैसे तैनात किया जा सकता है। 2015 में वो इसे तैनात करने की बात सोच रहे थे, मतलब डेवलप करें और तैनात करें। अब ये आप पर निर्भर करता है कि हिरन की खाल में छुपे इन भेड़ियों को आप पहचान पाएंगे अथवा नहीं।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें सोचना होगा कि ऐसा क्या हुआ कि अप्रैल में इस महामारी की एकदम से सुनामी आ गई। जिस कोरोना से लगभग 1.5 साल से लड़ते लड़ते हम अभ्यस्त हो गए थे, बल्कि काफी हद तक उसे नियंत्रित कर ले गए थे, उसने यकायक एक विराट दैत्य का रूप धारण कर लिया। नहीं मतलब आपको ये सब कुछ क्या एक साधारण घटना लगती है? कम से कम मुझे तो नहीं लगती। और 29 अप्रैल की अपनी उस प्रतिक्रिया को लिखते वक्त मेरे दिमाग में 2 शक पूरे पूरे खड़े थे। नंबर 1, ये वो साधारण कोरोना नहीं है, बल्कि ये प्रयोगशालाओं में तैयार किया गया कोई नया वायरस है। और कहा भी जा रहा है कि सेकेंड म्यूटेंट आ गया, न जाने क्या क्या आ गया, क्या क्या कहा जा रहा है। और दूसरा बड़ा शक मुझे ये था कि ये अपने आप नहीं फैला, बल्कि इसे फैलाया गया है। यानी कोरोना से संभलते हुए भारत पर जैविक हमला हुआ है, अर्थात कोरोना की आड़ में हम पर बायो वेपन से अटैक किया गया है। हाँ, 29 अप्रैल को मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए मैं ये पुख्ता तरीके से नहीं लिख सकता था। और इसीलिए मैंने लिखा कि मुझे शक है कि ये हम पर कोई जैविक हमला हुआ है। पर अब बातें काफ़ी हद तक स्पष्ट होती जा रही हैं। मैं आज कुछ और बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं, उन्हें कहीं अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिएगा। और यदि भारत सहित पूरा विश्व सजग ना हुआ तो सारी घटनाएं अवश्य घटित होंगी। इसे आप मेरी भविष्यवाणी समझ लें या दूरदृष्टि, यह आप पे निर्भर करता है। नंबर 1, जिस तरह से परमाणु शक्ति संपन्न बनने के लिए, यानी परमाणु बम बनाने के लिए किसी राष्ट्र को पहले परमाणु परीक्षण करने होते हैं, ठीक उसी तरीके से तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए स्वयं को जैविक हथियार संपन्न राष्ट्र बनाने की दिशा में चीन ने कोरोना के माध्यम से मात्र एक परीक्षण किया। ये उसका टेस्ट था, जिसमें कहा जा रहा है कि 30 लाख लोग मर गए। मुझे तो उम्मीद है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे। नंबर 2, चीन ये देखना चाहता था कि बिना अपनी सेना भेजे, ना मिलिट्री, ना एयरफोर्स, ना नेवी, कुछ नहीं लगाई उसने, क्या वो बिना अपनी सेना लगाए इस वायरस के दम पर दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रों को, केवल भारत नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी जैसे बड़े राष्ट्रों को घुटने के बल ला पाता है अथवा नहीं? और आपने देखा होगा लॉकडाउन के रूप में बंधक बनने पर चीन ने बिना सेना भेजे उन सभी देशों को मजबूर कर दिया। याद करिए, टीका बनने के पहले पूरा विश्व लगभग घरों में पैक हो गया था। और अब भी बहुत बड़ी चुनौती है कि जो टीका बन भी गया है वो कैसे सभी लोगों को लगवाया जाए। तीसरी बड़ी बात जो आपको बताना चाहता हूं, ये तो आपने कोरोना का टीका बना लिया ना, जो चीन का बहुत छोटा सा जैविक हथियार था। याद रखिए, जब परमाणु परीक्षण भी किया जाता है तो कोई बहुत बड़ा बम नहीं फोड़ा जाता है कि पूरा जिस देश में परीक्षण किया जा रहा है, जैसे भारत अपना परीक्षण करता है, तो ऐसा नहीं कि भारत में ही तबाही ला देना चाहेगा। तो इसलिए जब परीक्षण किया जाता है तो छोटा बम छोड़ा जाता है। तो कोरोना भी चीन का वैसा ही बहुत छोटा सा जैविक हथियार था। उसने इससे भी कहीं घातक वायरस तैयार कर रखे होंगे जिनका टीका बनाना इतना आसान नहीं होगा। और यदि 2-3 साल की अथक मेहनत के बाद आपने वो टीका बना भी लिया, तब तक चीन पूरी मानव सभ्यता का बहुत बड़ा नुकसान कर चुका होगा। चौथी बड़ी बात, चीन ये बेहतर जानता है कि मिलिट्री युद्ध लड़कर वो विश्व महाशक्ति बनने का जो उसका सपना है वो कभी पूरा नहीं कर सकता। अभी डोकलाम और गलवान में भारत ने उसकी कमर तोड़ दी थी। और दक्षिण चीन सागर में आप जानते होंगे क्वाड कंट्रीज, जो 4 बड़े देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने चीन की नाक में दम कर रखा है। इसलिए चीन चिड़चिड़ा रहा है और जैविक हथियारों के दम पर वो छुप कर वार करना चाह रहा है कि सबके सब खत्म हो जाए, वही बचे और वही राज करे। पांचवी एक महत्वपूर्ण बात जो आपके समक्ष में रखना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि चीन के अतिरिक्त भी भारत के अंदर और भारत के बाहर ऐसी कुछ ताकतें हो सकती हैं जो भारत को अस्थिर करने के लिए षड्यंत्र रच रही हूं। अभी जो ये ग्रेटा थनबर्ग ने जो ये गलती से या बेवकूफ़ी से जिस टूल किट का भंडाफोड़ किया था, उससे भी यही पता चलता है कि बहुत सी भारत विरोधी विदेशी ताकतों से मिलकर भारत के अंदर बैठे ऐसे कम्युनिस्ट लोग देश में अस्थिरता उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। इसलिए न केवल भारत की जनता, यहाँ की सरकार और जांच एजेंसियों को, बल्कि पूरे विश्व की मानवतावादी जो जनता है, उनके राष्ट्राध्यक्षों और उनकी जांच एजेंसियों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि चीन जैसे अमानवीय राक्षस पुनः अपनी आसुरी और मायावी रूप दिखाएं, उसके पहले इन पर नियंत्रण करना और इनका वध करना आवश्यक है। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये ठीक है कि हमारे नेताओं ने, अधिकारियों ने या जनता ने भी मास्क वगैरह को लेकर जो लापरवाहियाँ की, उन पर प्रश्न अवश्य किए जाने चाहिए। लेकिन याद रखिए,
आरोप प्रत्यारोप की इस महाभारत में ये गलती मत कर बैठिएगा कि इस सुनामी की असली वजह को खोजना ही आप भूल जाएं। और यदि हमने ऐसी भूल की तो आज इस सुनामी को हमने कोरोना की सेकेंड वेव मान ली, कल फिर चीन की तरफ से या ऐसी जो राष्ट्र विरोधी मानवता विरोधी ताकतें हैं उनकी तरफ से घातक हमला होगा और हम फिर इसे एक दूसरे को कोसते हुए अपने सगे लोगों के मरने पर रो धोकर उसे कोरोना की थर्ड वेव मानकर फिर से शांत हो जाएंगे। इसलिए एक सजग योद्धा की तरह इस असाधारण सुनामी को अपनी पैनी नजरों से देखिए और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि किसी जैविक बम को फोड़ने के लिए किसी मिसाइल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक घातक वायरस को अपने दुश्मन के क्षेत्र में पहुंचाने मात्र की आवश्यकता होती है, जो चीन ने कोरोना के माध्यम से करके दिखा दिया है। और आज भारत में उसके पिछलग्गू ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो उसका बचाव करने में लगे हैं। अभी 2001 में जब अमेरिका में अलकायदा ने ट्विन टावर पर हमला किया था, मात्र उसके एक हफ्ते बाद जैविक बम क्या था, उसमें उन्होंने क्या यूज किया था, लेटर्स के माध्यम से उसमें कुछ वायरस पैक करके बहुत से उस समय मीडिया के कर्मियों को, राजनीतिक लोगों को पोस्ट किया था। ये अभी 2001 की बात है और अमेरिका जैसे राष्ट्र पर उसने हमला किया था, लेकिन वहां की FBI उस समय काफी सक्रिय थी और उसने उस पर नियंत्रण कर लिया था। मैं जानता हूं कि मेरे इस वीडियो पर भी ऐसे वामपंथी लोग हमला करेंगे जो ये पसंद नहीं कर रहे हैं, जो पूरी बातें मैंने रखी हैं, कुछ ना कुछ बकवास वो जरूर करेंगे, पर मुझे उनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दृढ़ता से वो बात रखता हूं जो न केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि समस्त मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इस वीडियो के माध्यम से भी मैंने वही काम करने का प्रयास किया है, यही मेरी चेष्टा थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप निष्पक्षता से इस विषय को समझेंगे और आगे भी प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।